हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर पंकज जगताप। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज़ में। आज के टॉपिक में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने ऑडिटिंग का कंप्लीट किया था। उसके बाद टैक्स के हमने 3 टॉपिक किए थे। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी। इनकम फ्रॉम सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके ऊपर भी हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी। तो जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर मिस किए हैं वो लेक्चर आप ज़रूर देखिए, इसी चैनल पे वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी काफ़ी आसान चैप्टर है हमारे सिलेबस में, उसके ऊपर आज हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो के नीचे प्रोफेसर पंकज जगताप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस हम देखने वाले वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी काफ़ी आसान और काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी आपको इससे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट देखेंगे। वो फॉर्मेट देखने के बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे कि सारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है उसके अंदर जितने कंसेप्ट आते उतने सारे के सारे कंसेप्ट के ऊपर हम एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ठीक है, हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेट हमको गवर्नमेंट ने दिया है और इस फॉर्मेट को लेके हमको कैलकुलेशंस करने हैं और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स हमको कैलकुलेट करने का है। तो सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर। एमवी मतलब क्या, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट हमको क्वेश्चन में दिए होंगे, तो उन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। एमवी और एफआर विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर होगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हायर और स्टैंडर्ड रेंट एसआर। एसआर मतलब क्या, स्टैंडर्ड रेट। हायर जो हायर आया है उसे हम नीचे लिखेंगे हायर और स्टैंडर्ड रेट विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो लोअर होगा उसे हम फिर सिलेक्ट करेंगे। फिर जो लोअर है, जो लोअर अमाउंट आएंगी उस अमाउंट को हम कहेंगे RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट होने के बाद उसके बाद फिर एनुअल रेंट। एनुअल रेंट देखेंगे हम। एनुअल रेंट में क्या करेंगे, अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे। अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद जो एनुअल रेंट रहेगा और RER और एनुअल रेंट, इन दोनों में से हम क्या देखेंगे, विच एवर इज हायर। फिर जो हायर अमाउंट होगी उसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, हायर जो अमाउंट आएंगे उससे हम लॉस ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी से जो लॉस होता है वो लॉस हम उसमें से माइनस करेंगे। ये पॉइंट मैं वापस डिस्कस करता हूँ, अनरियलाइज रेंट एंड लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अनरियलाइज रेंट मतलब क्या, अनरियलाइज रेंट और लॉस ऑफ वैकेंसी मतलब क्या। अनरियलाइज रेंट एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको ये काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अनरियलाइज रेंट आपको सबको मालूम है, हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। इस 12 मंथ के पीरियड में सपोज हमारे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और वो हाउस प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी है। हमने XYZ पर्सन है, उसको ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे के ऊपर दी है। तो इन 12 मंथ में कई बार ऐसा हो सकता है कि 12 मंथ का पीरियड है, लेकिन उस जो हमारा किराएदार है उसने हमें सिर्फ 8 महीने का ही रेंट दिया। 8 महीने का ही उसने हमें रेंट दिया और 4 महीने का रेंट नहीं दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उस घर में रहा है उस टाइम पे पूरे 12 मंथ में, लेकिन उसने रेंट कितना दिया है, सिर्फ 8 महीने का, और 4 महीने का उसने रेंट नहीं दिया। जो रेंट उसने नहीं दिया उस रेंट को हम कहेंगे अनरियलाइज रेंट। आया समझ में, मतलब क्या, किराएदार उस घर में है लेकिन उसने हमें क्या, रेंट नहीं दिया। ये हो गया अनरियलाइज रेंट। नेक्स्ट लॉस ऑफ वैकेंसी। लॉस ऑफ वैकेंसी मतलब क्या, वही एग्जांपल 12 मंथ का पीरियड 12 महीने में कई बार ऐसा हो सकता है कि 8 महीने हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें किराएदार था और 4 महीने वो हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट था, उसमें खाली था, उसमें कोई किराएदार नहीं था। ऐसा भी कई बार हो सकता है। तो उस केस में हमको जो लॉस होता है वो लॉस हम लेस करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आया समझ में। अनरियलाइज रेंट मतलब क्या, अनरियलाइज रेंट मतलब उस टाइम में किराएदार घर में है
हाउस प्रॉपर्टी में है लेकिन उसने उसका रेंट पेड नहीं किया। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी मतलब क्या, पूरे 12 मंथ में सपोज कुछ महीने हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी है वो वैकेंट रहा, उसमें कोई किराएदार नहीं था, खाली पड़ा था वो, तो उस केस में हम उसको कहेंगे, उस केस में तो हम उसका कैलकुलेशन करेंगे कितने महीने रहा था वैकेंट, और उसका हम लॉस है जो लॉस लेस करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं गाव, GAV गाव, उसको फुल फॉर्म है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो भी गवर्नमेंट की ही बॉडी है, उसको भी हमको टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स हम यहाँ से माइनस करेंगे और वो टैक्स माइनस करने के बाद आएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू। इसको हम नाउ भी कह सकते हैं, NAV शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं नाउ, उसका फुल फॉर्म क्या है, नेट एनुअल वैल्यू। फिर आगे की स्टेप क्या है, नेट एनुअल वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई, उसके बाद डिडक्शंस, गवर्नमेंट ने हमको डिडक्शन दिए है हाउस प्रॉपर्टी के केस में। डिडक्शन का सेक्शन क्या है, अंडर सेक्शन 24। उसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जो नेट एनुअल वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई है उसमें से हम लेस डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन का सेक्शन हमको दिया है अंडर सेक्शन 24, उसमें हमको 2 डिडक्शन दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 डिडक्शन क्या है, सबसे पहला डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नाउ, 30% ऑफ नाउ। पहला डिडक्शन क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो क्या है 30% ऑफ नाउ। नाउ मतलब क्या, नेट एनुअल वैल्यू, जो हमारी नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो गई है यहाँ पे, उसके ऊपर हम 30% कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा होगा फर्स्ट डिडक्शन। नेक्स्ट सेकंड डिडक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B, इसका सेक्शन क्या है 24A, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेकंड एग्जम्पशन है, उसका सेक्शन क्या है 24B। अंडर सेक्शन बी में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। इसमें क्या हो सकता है, हम लोन ले सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए, या फिर रिपेयर करने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए हम लोन ले सकते हैं। उस लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे एग्जम्पशन करने मिलेगा, वो अंडर सेक्शन 24B। आए समझ में, हमारे कैलकुलेट हो गए नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शन माइनस करेंगे, 2 डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आए समझ में, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा हम उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। काफ़ी आसान चैप्टर है ये हमारा जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में सिर्फ हमको अमाउंट पुट्स करने हैं। अमाउंट पुट्स करने के बाद हमको जो रूल्स है डिडक्शन के, वो डिडक्शन फॉलो करना है, 30% हो या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हो, और फिर उसके बाद हमको टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट, राइट आंसर हमको मिल जाएगा। आए समझ में, सबसे पहले क्या देखेंगे, MV और FR विच एवर इज हायर, फिर जो हायर आएगा वो, और SR मतलब स्टैंडर्ड रेट, हायर और स्टैंडर्ड रेट विच एवर इज लोअर, जो लोअर अमाउंट आएंगी उसको हम कहेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और एनुअल रेंट में से माइनस क्या करेंगे, अनरियलाइज रेंट, फिर जो एनुअल रेंट होगा वो एनुअल रेंट, और RER विच एवर इज हायर। एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, समझ में क्या समझने का है, सबसे पहले हायर फिर लोअर और फिर हायर। आए समझ में, सबसे पहले हायर फिर लोअर और फिर हायर, 3 स्टेप है, हायर पहले फिर लोअर फिर वापस हायर। हायर के केस में क्या, MV और FR विच एवर इज हायर, फिर उसके बाद हायर जो अमाउंट आएगी वो, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर अमाउंट को हम RER कहेंगे। RER और एनुअल रेंट जो उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे, फिर दोनों में से माइनस करके आएगा हमारा हायर अमाउंट। उस हायर अमाउंट में से हम लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करेंगे, उसको हम कहेंगे गाव, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से लेस म्यूनसिपल टैक्सेस, फिर आएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से 2 डिडक्शन माइनस करेंगे, फिर हमारा आएगा फाइनल टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस तरह से हमारा ये चार्ट है, आपको लिखना रहेगा तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते। तो ठीक है, इसके बाद हम अभी इस टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनरियलाइज रेंट, उसका ट्रीटमेंट हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है। ऑप्शन ए, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेंट, ऑप्शन बी, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट, ऑप्शन सी, टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 24 फ्रॉम एनुअल वैल्यू, ऑप्शन डी, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रेंट।
इस तरह से हमको क्वेश्चन पूछा है और उसके 4 ऑप्शन दिए। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एकदम आसान चैप्टर है। इसमें क्या करने का, क्वेश्चन रीड करने का, और क्वेश्चन रीड करने के बाद सीधा फॉर्मेट के पास जाने का, और फॉर्मेट को जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेट में देखने का है हमको। ये फॉर्मेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ही हमको सारे आंसर हमारे क्वेश्चंस के देने वाला है। तो क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है, द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका क्या होता है। तो उस केस में इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट। जो एनुअल रेंट है उसको ही हम एक्चुअल रेंट भी कह सकते हैं। आए समझ में, एनुअल रेंट को ही हम एक्चुअल रेंट भी कह सकते हैं, और एनुअल रेंट या एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट क्या होता है, माइनस होता है। आया समझ में, क्वेश्चन में यही पूछा था अनरियलाइज रेंट का इफेक्ट क्या होता है। तो अनरियलाइज रेंट का इफेक्ट होता है एनुअल रेंट में से माइनस होता है, और एनुअल रेंट को ही हम एक्चुअल रेंट कह सकते हैं। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, म्युनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी। म्युनिसिपल टैक्सेस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कुछ नहीं करने का, सीधा एकदम आसान टॉपिक है, क्वेश्चन रीड करने का और फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने का। फॉर्मेट ही हमको राइट आंसर देने वाला है। तो क्वेश्चन वापस से रीड कर रहा हूँ, म्युनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी। ऑप्शन ए, पेड बाय द टेनेंट ड्यूरिंग द ईयर। ऑप्शन बी, पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द ईयर। ऑप्शन सी, accrued during the year. Next D option, paid during the previous year either by tenant or owner. अभी इस क्वेश्चन में क्या है, एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। वो कंसेप्ट समझ में आने के बाद आपको ये क्वेश्चन एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो हम क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस करते हैं। लेकिन कौन से म्यूनिसिपल टैक्सेस हम उसमें से माइनस करते हैं, हम सिर्फ वो म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं जो सिर्फ ओनर ने पेड किए हैं। आया समझ में, 2 केस हो सकती है, ओनर भी पेड कर सकता है या टेनेंट भी पेड कर सकता है। लेकिन अगर टेनेंट ने म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड किए हैं तो हमको यहाँ से माइनस करने को नहीं मिलेंगे। आया समझ में, सिर्फ ओनर ने। क्यों, क्योंकि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओनर का। आया समझ में, ओनर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ओनर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करेगा, और कैलकुलेशन होने के बाद वो टैक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करेगा। और म्यूनिसिपल टैक्सेस किसको पेड करेगा, लोकल अथॉरिटी को। लोकल अथॉरिटी किसकी रहती है, वो भी गवर्नमेंट की ही रहती है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या किया है कि ठीक है, आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड करते हैं तो वो क्या कीजिए, आप इनकम में से माइनस कीजिए। मतलब क्या, उतना इनकम आपका कम आएगा और उस कम आने के इनकम के ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। ऐसा समझ में, सिर्फ इनकम टैक्स के कंसेप्चुअली समझिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ 2 डिडक्शन दिए हुए इन्होंने। 2 डिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, सपोज आप एक कंसेप्ट ध्यान में रखिए, बिजनेस कर रहे, सपोज आप कौन सा भी बिजनेस करते हो, बिजनेस में आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन इनकम और एक्सपेंसेस का। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम जो अर्न होता है वो, और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो इनकम आता है उसके ऊपर हम टैक्स भरते हैं। आया समझ में, हम क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, सैलरी हो सकती है वर्कर की, रॉ मटेरियल परचेस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उसके बाद इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी केस में ऐसा कर सकते हैं कि अपन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी लोगों ने आपको ये बताया नहीं रहेगा, काफ़ी टीचर्स ने, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए, लाइफ टाइम आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। तो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में एक्सपेंसेस माइनस करेंगे क्या, हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे जैसे नॉर्मल बिजनेस में करते हैं। इनकम अर्न किया, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किया, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल सब माइनस किया और इनकम निकाला। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के केस में ऐसा करते हैं क्या कि हाउस प्रॉपर्टी हमने लिया है, उसके ऊपर पेंटिंग किया, उसके डेंटिंग का खर्चा किया, उसको वायरिंग का खर्चा किया, उसका कुछ रिपेयर किया, उसको प्लम्बिंग का कुछ काम किया, ऐसा एक्सपेंसेस जो करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है क्या हमको, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलता। उसका बेनिफिट नहीं मिलता, इसीलिए गवर्नमेंट ने हमको ये डिडक्शन दिया है। डिडक्शन में क्या दिया है, डायरेक्ट 30%, ये पूरा। नहीं तो क्या है, हमारे इंडिया के लोग बहुत चालाक है, लोग क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, ये ठीक है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन लोग खर्चा बताएंगे, क्या क्या खर्चा, लाइट बिल हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, हमने कुछ दीवार टूटी थी वो ये कर दी, हमने फर्श बदला, ऐसे बहुत सारे चीज़ें करेंगे और इनकम जीरो दिखाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट में क्या दिया है, डायरेक्ट आपको ऐसा एक्सपेंसेस कुछ नहीं लेने का, सिर्फ 30% एनएवी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो। और ये है म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस
ये और ये दोनों चीज़ों डिडक्शन यही सिर्फ आपको माइनस करने को मिलेंगे, बाकी आप एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, म्यूनसिपल टैक्सेस कौन, म्यूनसिपल टैक्सेस किसने पेड किया तो माइनस करने को मिलेगा, सिंपल। इसका राइट आंसर है ओनर जो घर का मालिक है उसने अगर वो खर्चा किया है तो उसका बेनिफिट सिर्फ उसको मिलेगा। अगर टेनेंट ने किया है खर्चा, म्यूनसिपल टैक्सेस टेनेंट ने पे किया है तो उसका बेनिफिट उसका घर का जो मालिक है वो ले सकता है क्या, किराएदार ने म्यूनसिपल टैक्सेस पे किया तो मालिक उसका बेनिफिट ले सकता है क्या, तो मालिक उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। आया समझ में, काफ़ी नॉलेजेबल कंसेप्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द ईयर। आया समझ में, क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था, म्यूनसिपल टैक्सेस डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी, उसका राइट आंसर है बी, पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द ईयर। ओनर ने पेड करना चाहिए फिर उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज, ऑप्शन ए 1/3 ऑफ NAV, ऑप्शन बी रिपेयर्स एक्चुअली इनकर्ड बाय द ओनर, ऑप्शन सी 30% ऑफ NAV, ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्या है क्वेश्चन में पूछा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ये होगा हमारा डिडक्शन 24, मैंने पूछा बताया था आपको इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन 24 में क्या है, ये है 24A और ये है 24B। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है 24A, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, तो इसका राइट आंसर है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नाउ। फिर ऑप्शन में देखेंगे 30% ऑफ NAV, नाउ 30% ऑफ NAV कहाँ पे है, ऑप्शन सी पे है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आया समझ में, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूँ, मिस्टर एक्स हैज़ ट्रांसफर 50% ऑफ द सेकंड हाउस प्रॉपर्टी in the name of his minor son and the balance to his spouse. The same is given on rent and annual rent received is rupees 5 lakh. How much income from house property will be charged to Mr. X, his spouse and his minor son? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मिस्टर एक्स करके एक असेसी है, उसने क्या किया है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है, किसके नाम पे, वो खुद एक्स उसके नाम पे हाउस प्रॉपर्टी था, इसलिए उसने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया। ये फर्स्ट लाइन में हमको बताया, मिस्टर एक्स हैज़ ट्रांसफ़र, उसने ट्रांसफ़र किया हाउस प्रॉपर्टी, किसके नाम पे ट्रांसफ़र किया, उसका एक बच्चा है चाइल्ड और उसकी वाइफ, दोनों के नाम पे हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया। ऐसा क्यों कर सकता है वो, ऐसा कर सकता है इनकम टैक्स बचाने के लिए। सबको मालूम है हमको 2,50,000 तक हर एसएससी को एग्जम्पशन मिलता है, तो इसलिए ये मिस्टर एक्स ने क्या किया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो मिलता है वो कम करने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स कम देने के लिए, टैक्स बचाने के लिए उसने क्या आइडिया किया, उसने वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया अपने बच्चे, चाइल्ड और वाइफ के नाम पे। तो इस केस में क्या हो सकता है कैलकुलेशन, तो इस केस में ऑप्शन देखेंगे हम, स्पाउस 2,50,000 एंड माइनर सन 2,50,000, बी स्पाउस 5 लाख, सी मिस्टर एक्स 5 लाख, डी नन ऑफ द अबव। तो इस केस में हो सकता है, सपोज ऐसा अगर किसी ने किया है, टैक्स कम भरने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स कम भरने के लिए ऐसा आइडिया किया है, तो उस केस में ऐसा गवर्नमेंट अलाउड नहीं करता है, वो एसएससी के ही के अकाउंट में टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, उसके चाइल्ड और उसके वाइफ के अकाउंट से टैक्स नहीं जाएगा, वो इनकम क्लब होगा मिस्टर एक्स के नाम पे और फिर उसका वो टैक्स पेड करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन, इसका राइट है ऑप्शन सी। आया समझ में, पूरा का पूरा 5 लाख मिस्टर एक्स को ही पे करना पड़ेगा, वाइफ और चिल्ड्रन के नाम पे जो ट्रांसफ़र किया है टैक्स कम करने के लिए, गवर्नमेंट से टैक्स चोरी करने के लिए, तो ये अलाउड नहीं होगा। आया समझ में। और एक दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर सपोज मिस्टर एक्स की जो वाइफ है वो इंडिपेंडेंट अर्निंग कर रही है, इंडिपेंडेंट अर्निंग कर रही है मतलब क्या, वो खुद जॉब कर रही है या वो खुद बिजनेस कर रही है, उसके बिजनेस से इनकम अगर वो अर्न कर रही है और उस पैसे से उसने अगर हाउस प्रॉपर्टी लिया है, तो उस केस में मिस्टर एक्स के वाइफ के अकाउंट से ही कैलकुलेशन होगा, फिर उस केस में क्लब नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा बताया है क्या क्वेश्चन में, नहीं, क्वेश्चन में पहले लाइन पे बताया क्या, मिस्टर एक्स की
ने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र कब कर सकता है इंसान? जब वो खुद उसका मालिक हो तभी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, मिस्टर एक्स उस हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है, फिर उसने टैक्स बचाने के अपने चाइल्ड और वाइफ के नाम पे वो प्रॉपर्टी किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये अलाउड नहीं करती है, तो इसलिए वो पूरा पैसा 5 लाख जो अर्न हुआ है वो मिस्टर एक्स के ही अकाउंट से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू NAV, नेट एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन ए ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड रेंट, ऑप्शन बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस, ऑप्शन सी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाव। नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कैसी होती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सबसे पहला ए नंबर का ऑप्शन क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड रेंट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड रेंट माइनस होता है तब नेट वैल्यू आती है क्या? नहीं, गलत। ऑप्शन बी क्या बता रहा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनसिपल टैक्सेस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनसिपल टैक्सेस, फिर आएगा नेट एनुअल वैल्यू। आए समझ में? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनसिपल टैक्सेस लेस होगा, उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आए समझ में? ग्रॉस में से म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस, फिर हमारा आएगा नेट एनुअल वैल्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लास्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू ये पूछा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और हमको पता है नेट एनुअल वैल्यू। आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन 6 नंबर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू माइनस, नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस होता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमको मिलता है। तो ऑप्शन ए 30% ऑफ NAV, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाव। क्वेश्चन 6 में पूछा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट, आंसर आता है नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करने के बाद वो आता है। तो हमने देखेंगे लेस डिडक्शन, 2 डिडक्शन, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दोनों माइनस करेंगे। ऑप्शन ए में फर्स्ट डिडक्शन दिया है, ऑप्शन बी में सेकंड डिडक्शन दिया है, ऑप्शन सी में दिया है बोथ, ये दोनों माइनस होंगे नेट एनुअल वैल्यू में से और फिर हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। आए समझ में? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैन बी डिडक्ट अंडर सेक्शन 24B। 24B, सेक्शन 24B में क्या डिडक्शन होता है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टू कंस्ट्रक्ट रिपेयर और रिन्यू रिकंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। जो हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ले रहे हैं वो इंटरेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था किस किस लिए ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए ले सकते, रिकंस्ट्रक्ट के लिए ले सकते, रिपेयर्स के लिए ले सकते, रिनोवेशन के लिए ले सकते, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। लेकिन बी भी देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टू परचेस अ लैंड और प्लॉट, और ब्रैकेट में दिया है नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट के लिए मैंने आपको बताया था परचेस करने के लिए भी हमने अगर लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर का इंटरेस्ट हमको इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में भी क्या है, ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, बोथ ए एंड बी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ म्यूनसिपल वैल्यू इज ₹5 लाख, रेंट फेयर रेंट 6 लाख एंड स्टैंडर्ड रेंट 5,50,000, द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विल बी। अभी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया है, कैलकुलेशन हम देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ म्यूनसिपल वैल्यू इज 5 लाख, म्यूनसिपल वैल्यू MV कितना है 5 लाख, आया समझ में? और फिर उसके बाद क्या है, फेयर रेंट 6 लाख, MV है 5 लाख और फेयर रेंट है 6 लाख, 5 लाख और 6 लाख विच एवर इज हायर, फिर दोनों में से हायर क्या है 6 लाख, फिर हायर हम 6 लाख यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड रेंट इज ₹5,50,000 और उसके बाद स्टैंडर्ड रेट कितना है 5,50,000, हायर क्या आया था 6 लाख और स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया है 5,50,000। तो हमको क्वेश्चन ने पूछा है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विल बी, जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है
वो कितना है, तो इस केस में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होगा ₹5,50,000। आया समझ में। MV और FR विच एवर इज हायर, MV था कितना था 5 लाख, FR कितना था 6 लाख, दोनों में से हायर कितना है 6 लाख, 6 लाख यहाँ पे है। फिर उसके बाद हायर और स्टैंडर्ड रेट विच एवर इज लोअर, जो लोअर आएगा हम उसको क्या कहेंगे RER। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा हुआ है RER ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पूछा है। फिर हायर कितना आ गया था हमारा 6 लाख और स्टैंडर्ड रेट कितना था 5,50,000, दोनों में से फिर राइट आंसर है RER ₹5,50,000। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 5,50,000, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूरा नहीं पूछा था कैलकुलेशन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी नहीं पूछा था, नेट भी नहीं पूछा था, हमको सिर्फ ये पूछा था RER कितना आता है। तो RER की सिर्फ 2 स्टेज है, पहला हायर देखेंगे फिर लोअर देखेंगे और फिर RER का हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी के क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी इफ म्यूनसिपल वैल्यू इज ₹6 लाख, म्यूनसिपल वैल्यू कितना है ₹6 लाख, देन फॉर अर्न फेयर रेंट कितना है 6,50,000, स्टैंडर्ड रेंट 5,95,000, एनुअल रेंट 7,20,000, प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट फॉर 1 ईयर। यहाँ पे क्या है पूरा कैलकुलेशन करना है और वैकेंसी का भी दिया है 1 मंथ के लिए वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरा फॉर्मेट में जो है अमाउंट से पुट करने का है, हमको फॉर्मेट हमको आंसर देने वाला है। सबसे पहले देखेंगे म्यूनसिपल वैल्यू MV कितना है 6 लाख, आया समझ में। म्यूनसिपल वैल्यू कितना है 6 लाख, फिर उसके बाद फेयर रेंट कितना है 6,50,000। हम यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। MV कितना दिया है, MV क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख और फेयर रेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया है 6,50,000। तो हमको क्या देखने का है MV और FR दोनों में से हायर क्या है, फिर वो देखने का 6 लाख और 6,50,000 दोनों में से हायर क्या है 6,50,000। फिर 6,50,000 को हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट ₹5,95,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 5,95,000। स्टैंडर्ड रेट के केस में क्या करना था हमको लोअर देखना था 6,50,000 और 5,95,000, इस दोनों में से लोअर क्या है वो हमको देखने का है। 6,50,000 और 5,95,000 दोनों में से लोअर क्या है 5,95,000। आया समझ में। जो लोअर है फिर वो हम सिलेक्ट करेंगे और वो बन जाएगा RER। फिर नेक्स्ट इसमें क्या दिया है एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है, ये एनुअल रेंट कितना है 7,20,000। ये हो गया हमारा एनुअल रेंट, यह आ गया था हमारा RER हमारा आ गया था 5,95,000, यह आ गया हमारा स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया है 7,20,000। फिर उसके आगे एक वर्ड दिया है प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट, प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए खाली हो गई थी। तो हमको फिर उसका जो लॉस है वो कैलकुलेट करने का है। लॉस हम कैलकुलेट कैसा करेंगे, यहाँ पे ऊपर मैं लिखता हूँ, ये पॉइंट हो गया है हमारा RER और एनुअल रेट इतना आ गया है। प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे 1 महीने का लॉस कैलकुलेट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। या अगर लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी, ये आप लिख लीजिए, मैं रफ करता हूँ। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे लॉस का। एनुअल रेंट हमको प्रॉब्लम में कितना दिया है 7,20,000 हमको दिया है एनुअल रेंट। ये कितने महीने का होता है, ये होता है पूरे 12 मंथ का, इसलिए डिवाइडेड बाय 12, 7 लाख डिवाइडेड बाय 12, इसका राइट आंसर क्या आएगा 60,000। आया समझ में। 1 मंथ का रेंट कितना होगा 60,000, ये होगा 1 महीने का रेंट। हमको समझ में आया 1 महीने का रेंट। फिर हमको आगे जाके क्या करने का है, जो 1 महीने का रेंट है वो हमको इस 7,20,000 में से माइनस करने का है।
तो ये 60,000 आ गया एक मंथ का रेंट। तो हमको क्या करने का है, पूरा साल का रेंट कितना दिया हुआ है, पूरे साल का दिया हुआ है 7,20,000 पूरे साल का है, और उसमें से एक महीने का हमको लॉस हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, लॉस माइनस करेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाता है 6,60,000। 6,60,000 हमको क्या मिल गया, एनुअल रेंट मिल गया, हमने अनरियलाइज रेंट माइनस किया तो हमको मिल गया 6,68,000। तो इस केस में हमको क्या करने का है, इन दोनों में से हायर देखने का है। आया समझ में, RER और एनुअल रेंट। एनुअल रेंट 7,20,000 है क्या हमारा, नहीं है। क्यों, क्योंकि 7,20,000 पूरे 12 मंथ का है, और हमको 1 मंथ क्या दिया है, 1 मंथ हमको ये दिया है कि वैकेंट रह गया है, मतलब वो लॉस हो गया है, वो लॉस हम यहाँ से माइनस करेंगे। 7,20,000 में से 60,000 माइनस किया, राइट आंसर आ गया 6,60,000। फिर 6,60,000 हो गया हमारा एनुअल रेंट। 7,20,000 है क्या एनुअल रेंट, नहीं। एनुअल रेंट क्या है, 6,60,000। फिर 6,60,000 और RER कितना आ गया था हमारा, 5,95,000। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, 5,95,000 और 6,60,000 दोनों में से हायर क्या है, 6,68,000। आया समझ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6,60,000। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया है, 6,60,000। आया समझ में। कैलकुलेशन है, फॉर्मेट में सिर्फ हमने डाला है, फॉर्मेट में हमको पूरा फॉर्मेट हायर किया, फिर लोअर किया, और फिर हायर करते टाइम यहाँ पे अनरियलाइज रेंट था, इसलिए अनरियलाइज रेंट उसमें से माइनस किया, और जो अमाउंट आ गई हायर वो हमने कैलकुलेट की 6,60,000। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के केस में राइट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए, द मैक्सिमम अमाउंट deductible as interest on borrowed capital for let out property after 1st April 1999 is rupees 2 lakh. And question number option number B क्या है, the maximum amount deductible as interest on capital borrowed for self occupied property after 1st April 1999 is rupees 2 lakh. Option C both A and B. Option D none of the above. तो इस केस में राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ही सिर्फ हमको 2 लाख तक हम मैक्सिमम एग्जम्पशन ले सकते। पर ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, लेट आउट प्रॉपर्टी को मिलता है क्या 2 लाख तक एग्जम्पशन, नहीं। सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के ही केस में हमको ये मिलता है। इसका चार्ट है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे PDF के साथ में देने वाला हूँ, तो चार्ट में से आपको सब समझ में आ जाएगा। ध्यान में सिर्फ रखना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा तो 2 लाख तक मिलेगा, और लेट आउट रहेगा तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए में क्या दिया है, लेट आउट दिया है, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग। ऑप्शन बी में दिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन computing the taxable income from house property the following deduction are allowed from annual value. Option A, 30% of net annual value as standard deduction under section 24A. Option B, interest on capital borrowed for construction or repairs or purchase or reconstruction under section 24B. Option C, both A and B. Option D, none of the above. क्वेश्चन क्या पूछा है, डिडक्शन क्या है वो हमको पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में बताया स्टैंडर्ड 30%, यस, ऑप्शन ए राइट। ऑप्शन बी में बताया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B, और वो बताया बी में, इसलिए क्वेश्चन में ए ऑप्शन भी राइट है और बी ऑप्शन भी राइट है, और सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। 11 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum deduction available under section 24B is dash dash for the assessment year 1920 inclusive of pre-construction period interest if the loan taken is before 1st April 1999 for the purchase or construction of the self occupied house property, ब्रैकेट में दिया है परचेस
हैज़ बीन and constructed within 5 years from the date of loan taken. Option A 2 lakh, option B 1,50,000, option C 30,000, option D none of the above. अभी क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये करने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट बताता हूँ। ये कंसेप्ट आने के बाद ये दोनों क्वेश्चन आपको काफ़ी इजीली आसान लगेंगे और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर के सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे और ये टॉपिक आपका काफ़ी अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्या बता रहा है हमको, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है इसके बारे में हमको पता है। अगर वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमने 1 अप्रैल 1999 से बिफोर, उसके बिफोर अगर हमने लोन लिया है तो वो सिर्फ 30,000 को हमको अलाउड होने वाला है। और अगर आफ्टर 1/4/2099 में लिया है तो उसको हमको 2 लाख तक उसको अलाउड होने वाला है। आया समझ में? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, पूरा तो चार्ट में हमने से अभी तक क्वेश्चन किया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इसमें 2 चीज़ें दी हुई। सबसे पहले क्या, बिफोर रहेगा तो 1/4/2099 के बिफोर रहेगा तो 30,000 और आफ्टर रहेगा तो 2 लाख। बिफोर 30,000, आफ्टर 2 लाख। ये समझ में आ गया? तो इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है, द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24B is dash dash for the assessment year 1920 inclusive of pre-construction period interest if the loan is taken before क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बिफोर का राइट आंसर क्या होगा, 30,000। ऑप्शन में देखेंगे हम 30,000 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में 30,000 दिया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा हुआ है, द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24B इज डैश डैश फॉर असेसमेंट ईयर 1920 इंक्लूसिव ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इफ द लोन इज टेकन आफ्टर, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 1 अप्रैल 1999। आफ्टर आ गया तो क्या करेंगे हम, ₹2 लाख। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन में देखेंगे 2 लाख कहाँ पर है, ऑप्शन A B C D। ए में दिया हुआ है 2 लाख, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन A 13 लाख। आया समझ? बिफोर वर्ड आ गया तो 30,000, आफ्टर वर्ड आ गया तो 2 लाख, 1/4/1919 के आफ्टर 2 लाख। आया समझ में? लेकिन इसमें एक ये भी रूल भी कि अगर आपने 1/4/2099 के बाद लिया है तो 2 लाख तक मिलेगा, लेकिन 5 ईयर में आपको वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, या जो रिपेयर्स कर रहे हैं या रिनोवेशन कर रहे हैं या फिर जो फ्लैट आप परचेस कर रहे हैं वो 5 ईयर तक कंप्लीट होना चाहिए। आया समझ में? तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के काफ़ी अच्छे तरीके से MCQ की प्रैक्टिस की है, पूरा कंसेप्चुअली किया है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट कवर किया है इस टॉपिक में। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू।